गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जो हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की धूल, इस पोयम को रीड करेंगे। पर उससे पहले अबाउट द पोयम के बारे में कुछ जानेंगे। डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए ब्यूटिफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर शॉर्ट पोयम है। दिस पोयम टेल्स दैट इवन ए सिंपल मूवमेंट हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस। और इस पोयम के माध्यम से हमें पता चलता है, ये पोयम हमें बताती है कि एक साधारण सा जो पल है हमारे दिन का, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। मतलब हमारे दिन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पर कभी कभी एक छोटी सी घटना जो होती है हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए काफ़ी होती है, और वो घटना हमें बहुत ही सक्सेसफुल बना देती है। तो यहाँ पर भी डस्ट ऑफ स्नो, इस पोयम में भी पोएट जो है उन्होंने एक साधारण सा जो पल था उनके जीवन का, उस पल के बारे में कहा है कि उसने बहुत ही बड़ा महत्व का कार्य किया। द पोएट हैज़ मैंशनड, अब आगे इन्होंने कहा कि कवि जो है उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोयम। इस पोयम में उन्होंने कौवे और हेमलॉक ट्री मीन्स एक विशैला पेड़, इसका वर्णन किया है। मतलब इन दो थिंग्स को, इन दो वस्तुओं को इन्होंने यूज़ में लेकर अपने अर्थ को बताना चाहा है। क्रो सिग्निफाई हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। और अब इन्होंने कहा कि क्रो और हेमलॉक को जब उन्होंने यूज़ में लिया, तो क्रो जो है वो यहाँ पर कवि के तनावपूर्ण और दुखपूर्ण जो मिजाज था उसका वर्णन करता है, उसके लिए इन्होंने क्रो को यूज़ में लिया। एंड हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनियस ट्री, एक बहुत ही विषैला पेड़ है, उसका इन्होंने वर्णन किया, उसकी इन्होंने हेल्प ली। बोथ दीज सिग्निफाई दैट, और अब ये दोनों ही जो लिविंग थिंग्स हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे क्रो और हेमलॉक, ये दोनों ही जो हैं ये बताते हैं कि द पोएट वॉज नॉट इन ए गुड मूड, कि कवि जो है वो अच्छे मूड में नहीं है। मीन्स उसका उस समय जो मूड है वो बेहतर नहीं है, वो खुश नहीं है, वो दुखी है। एंड सो ही डिस्क्राइब द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। और इसीलिए कवि ने प्रकृति के जो डार्क मीन्स अंधेरा होता है, पर यहाँ पर डार्क इन्होंने नीरसता का भाव लिया है, कि जो हमारे लिए कड़वी नीरसता के भाव लेके आते हैं, डिप्रेसिव तनाव वाली जो बातें होती हैं, एंड बिटर साइड और हमारे जीवन का जो कड़वापन होता है उसको बताने के लिए प्रकृति की क्रो एंड हेमलॉक ट्री का इन्होंने वर्णन किया है। टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड, ताकि कवि के मूड के साथ उसकी समानता कर दी जाए, मतलब कवि के मूड को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया जाए। तो चलिए अब हम समरी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अबाउट द पोयम कि इस पोयम में कवि ने क्रो एंड हेमलॉक टू थिंग्स को यूज़ में लिया है, और जिनकी हेल्प से उन्होंने पोएट के मूड को शो किया है, जो कि हमें बताता है कि पोएट का जो मूड है वो बैड मूड चल रहा है, डिप्रेसिव मूड चल रहा है। अब समरी देखते हैं हम। द पोएट सेज दैट, अब इस कविता में कवि कहते हैं कि वंस ही वॉज इन ए सैड डिप्रेसिव मूड, कि एक बार की बात है वो बहुत ही दुखी और तनाव भरे मिजाज में थे। एंड वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और उस समय वो हेमलॉक नामक
एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और अब उड़ता हुआ एक कौवा जो था उसी पेड़ पर आके बैठ गया। शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, और जैसे ही वो उस पेड़ की डाली पर आके बैठा तो वहाँ से बर्फ़ की जो धूल है वो गिरी। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे जो बर्फ़ के टुकड़े थे, दैट रिमेन ऑन द सरफेस, जो कि उस सरफेस पे, उस तने पे, उस डाली पे, उस पेड़ पे जो रह गए थे आफ्टर द स्नोफॉल, स्नोफॉल के बाद, मतलब बर्फ़बारी उस स्थान पर हुई थी और बर्फ़बारी के पश्चात उस हेमलॉक के पेड़ की सतह पर बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई होती है। हमारे भी सर्दियों में होता है ऐसे, तो बहुत सारी जमी हुई थी। और जैसे ही वो क्रो वहाँ के उस डाली पे बैठा, पेड़ पे बैठा, तो उसके बैठते ही डाली हिली और हिलते ही स्नो के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो कवि के ऊपर, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर गिर गए। दिस सिंपल एक्शन, और केवल बर्फ़ की धूल के कवि के ऊपर गिर जाने का ये जो छोटा सा साधारण सा कार्य था, एक्शन था, चेंज द पोएट्स मूड। उस एक्शन के द्वारा ही, उस कार्य के द्वारा ही कवि का जो मिजाज था वो परिवर्तित हो गया। ही रियलाइज दैट, कवि को उस समय महसूस हुआ कि ही जस्ट वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंडिंग, और उसे यह एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि वो तो केवल और केवल अपने इस दिन का जो बचा हुआ भाग है उस भाग को पश्चाताप करते हुए ही बर्बाद कर रहा था। एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो, और केवल दुख में वो डूबा हुआ था। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज, परंतु उसके मिजाज में जो परिवर्तन हुआ उससे उसे महसूस हुआ कि ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, कि उसे अपने दिन का बचा हुआ जो भाग है, मतलब बचा हुआ समय जो है उसका यूटिलाइज, उपयोग करना चाहिए। इन सम यूज़फुल एक्टिविटी, कैसे करना चाहिए? उपयोगी गतिविधियों को करके। हिज सॉरो वॉज वॉश्ड अवे बाय द लाइट शॉवर ऑफ डस्ट, स्नो डस्ट, और उसका ये जो दुख था वो बर्फ़ की धूल की बौछारों से, हल्की बौछारों के द्वारा वॉश्ड अवे, ले जाया गया, मतलब डस्ट ऑफ स्नो के शॉवर की वजह से उसका दुख जो है वो गायब हो गया। हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड, और उसके मन में दोबारा उसका मन जो था उससे दुख चला गया और फिर से खुशी उसने हासिल की। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और वो अब तैयार हो गया था अपने बचे हुए दिन का सही तरीके से उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पर इस पोयम में ये बताया है कवि ने कि हम अपने दिन के प्रत्येक कार्य के द्वारा, प्रत्येक एक्शन के द्वारा कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं। इसीलिए हमें अपने दिन के प्रत्येक एक्शन को, मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चीज़ हमें कुछ न कुछ मोटिवेशन ज़रूर देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।